कोर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो अभी आज मेरे पास कोई डाउट्स नहीं है। ठीक। एसी करंट में क्या है हमारा, जो हमने एसी जनरेटर पढ़ा था उसमें एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। एसी वोल्टेज में अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज कर रहा है और एक डेफिनेट पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। तो एसी करंट में भी वही है। करंट जो है एक डेफिनेट टाइम के बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जो है रिपीट करेगा, मतलब ये पीरियोडिकली वैरी करेगा। ये हो गया एसी करंट। इसका डिफरेंशियल लिखे तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेरी पेरियोडिकल, वेरी पेरियोडिकल। इसका इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, इट्स जनरल फॉर्म इज आई इज आई साइन ओमेगा टी प्लस। एसी करंट का इक्वेशन इसी फॉर्मूले में है। यहाँ पे हमारा जो आई नॉट है वो क्या हो गया, आई नॉट हो गया हमारा करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड मतलब करंट का मैक्सिमम वैल्यू। और ओमेगा क्या है, एसी करंट कब फ्लो करेगा सर्किट में, जब उसके क्रॉस हम जो वोल्टेज अप्लाई करें वो एसी वोल्टेज हो। तो एसी वोल्टेज का जो ओमेगा है और करंट का ओमेगा दोनों सेम होगा। ये ओमेगा तुम्हारा वही है जो सोर्स का है। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ सॉरी, एंगुलर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टी टाइम हो गया, और फाइव जो है वो है इनिशियल फेज, मतलब कि हाँ। इनिशियली क्या करंट फ्लो कर रहा था टी इक्वल टू जीरो पे। तो इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि जो एसी वोल्टेज है उसका इनिशियल फेज क्या है, और डिपेंड करता है कि सर्किट में रेसिस्टेंस कैपेसिटर क्वाइल कनेक्टेड है और किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज पैरेलल, इस पे डिपेंड करेगा कि फाई का वैल्यू क्या है। और इसका एक हम ग्राफ बनाए। करंट वर्सेस टाइम। तो ये साइन का ग्राफ है, तो साइन का ग्राफ हमारा किस टाइप का होता है, स्टार्टिंग कहीं से कर सकता है, हम यहाँ जीरो से कर रहे हैं पर स्टार्टिंग कहीं से हो सकता है। तो साइन का ग्राफ है मालूम इस टाइप का ही बनता है। यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, यस सर। फिर से डायरेक्शन सेम हो गई, इस तरह से ये चलता है। ये हो गया जीरो, यहाँ पे वन, कंप्लीट वन ऑसिलेशन पूरा पूरा कंप्लीट कर चुका है। करंट जीरो से इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर मैक्सिमम से डिक्रीज कर रहा है, जीरो हो गया। फिर निगेटिव होने का मतलब कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम फिर डिक्रीज होके जीरो, फिर डायरेक्शन वही हो गया जो पहले था। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, और ये टाइम हो जाएगा टी बाई फोर, ये टाइम होगा टी बाई, और टी का वैल्यू क्या होगा, टू पाई बाई ओमेगा। ओमेगा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब यस। देखो, हमारे घर में जो वोल्टेज सप्लाई होता है क्या वोल्टेज सप्लाई होता है बता सकते हो, किस वोल्टेज पे करंट हमारे घर में आता है। 220 वोल्ट्स। 20 वोल्ट ओनली। नहीं नहीं, 220 वोल्ट्स। 220 वोल्ट। और ये जो वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज है या डीसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज है। तो एसी वोल्टेज में तो वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है, तो फिर 220 कौन सा वोल्ट।
एसी वोल्टेज सप्लाई हो रहा है तो हाँ वोल्टेज तो इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ तो चेंज कर रहा है हमेशा, फिर 220 कौन सा वैल्यू? जो या फिर यदि हम मीटर से मेजरमेंट, घर में एसी वोल्टेज है तो करंट भी एसी है, और जब हाँ हम आप मीटर से मेजरमेंट करें तो सपोज आया करंट का वैल्यू 4 एम्पियर, तो कांस्टेंट आता है, वो चेंज थोड़ी ना करता है, लेकिन करंट तो कांस्टेंट है। यदि 4 एम्पियर करंट आ रहा है तो कौन सा करंट है? तो ये जो करंट है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, और जो वोल्टेज 220 वोल्ट है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। जो ठीक। हमारा आमीटर है वो एसी आमीटर है, जो वोल्ट मीटर है वो एसी वोल्ट मीटर है, वो आरएमएस वैल्यू मेजरमेंट करता है, वो इंस्टैन्टेनियस वैल्यू मेजरमेंट नहीं करता। ठीक है। आई बात समझ में? तो जो आरएमएस पढ़ा रहे हैं उसका यूज यही है, इसलिए हम आरएमएस वैल्यू पढ़ाते हैं करंट का या फिर वोल्टेज। ये बात समझ में आया? यस सर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, इसका डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन है कि एक सर्किट में एक एसी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वन कंप्लीट साइकिल में उस करंट के कारण कितना एनर्जी का लॉस हुआ सर्किट में। आई बात समझ में? यस। उस एसी करंट के कारण सर्किट में कितने एनर्जी का लॉस हुआ इन वन कंप्लीट साइकिल, मतलब वन टाइम पीरियड में। और यदि हम सेम सर्किट से एक डीसी करंट फ्लो कराते, डीसी करंट कांस्टेंट करंट, तो और सेम टाइम में सेम एनर्जी का लॉस होता, तो उस कांस्टेंट करंट को इस एसी करंट का बोलेंगे आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या है? वह कांस्टेंट वैल्यू जिसके कारण एनर्जी का लॉस सेम हो, तो ये एनर्जी के टर्म्स में एवरेज वैल्यू, या वह कांस्टेंट करंट है जिसके कारण वन साइकिल में सेम एनर्जी का लॉस होगा सर्किट, सेम सर्किट से। आई बात समझ में? यस सर। इसका डेफिनेशन है हमारा, इट इज कांस्टेंट करंट same, it is constant current into the same amount of V is dissipated in circuit in one complete cycle as by in one time period, in one time period as by AC in same circuit। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो एनर्जी का लॉस है, एनर्जी एसी के कारण, एनर्जी डीसी के कारण सेम है। तो एनर्जी के कारण, एसी के कारण एनर्जी क्या होगा? पावर इनटू टाइम। यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है तो पावर आई स्क्वायर आर डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी। और डीसी के केस में तो करंट कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट करंट है उसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, आई स्क्वायर आर
और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट केस में इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि करंट वैरी कर रहा है, तो अलग अलग टाइम पे पावर अलग अलग होगा, तो इसे हमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। सेकेंड डीसी केस में तो करंट कांस्टेंट है, तो पावर कांस्टेंट है, तो सिंपली पावर इनटू टाइम कर दिया। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। तो आई आर एम एस का जो फॉर्मूला मिला हमारा बेसिक, वो हमारा मिल गया 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t आई स्क्वायर डी टी, और ये अंडर। इसका नाम आरएमएस क्यों है? क्योंकि देखो यार, जो आईआरएमएस है ये क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है किसका? जो आई स्क्वायर को dt के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, मतलब और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर रहा है, मतलब करंट के स्क्वायर वैल्यू का एवरेज वैल्यू हो गया, ठीक है सर। और उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इसलिए इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस का मतलब है रूट किसका? मीन। मीन मतलब एवरेज ऑफ द स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। हम्म। क्लियर? आरएमएस का नाम है रूट क्योंकि ये रूट है, किसका रूट है? मीन। एवरेज। मीन मतलब एवरेज, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट, और उसका रूट है, इसलिए इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, शॉर्टकट में आरएमएस वैल्यू। सर तो अगर क्वेश्चन में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पूछी जाती है तो वो ये होती है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी टी से। नहीं, एवरेज अलग है, आरएमएस अलग है। एवरेज अभी आगे निकालूंगा फॉर्मूला। एवरेज का कहीं पे कोई यूज नहीं होता प्रैक्टिकली में। जो करंट का यूज होता है कहीं पे, जब हम कांस्टेंट करंट की एसी में बात करते हैं कि करंट ये है एक फिक्स्ड वैल्यू, तो हम आपको वहां पे आरएमएस वैल्यू की बात। और ये आरएमएस वैल्यू किसके टर्म्स में डिफाइन है? एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन है। वह कांस्टेंट करंट जिससे कि सेम एनर्जी का लॉस। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब करंट का कोई भी इक्वेशन हो, चाहे एसी हो या एसी ना हो, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया आरएमएस का। और इसमें पुट करके हम आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, चाहे करंट का इक्वेशन कुछ भी हो। तो हमारे लिए यहाँ पे यदि हम एसी करंट के लिए निकालना चाहे आरएमएस, ये जो फॉर्मूला सिर्फ एसी करंट के लिए, सभी के लिए फॉर्मूला है आरएमएस का। अब यदि हम यहाँ पे करंट का इक्वेशन ले लें, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो इसका हम इंटीग्रेट करें। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखो, कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम लिखना पड़े तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, ताकि मुझे ना स्क्वायर स्क्वायर रूट बार बार ना लगाना। तो हो गया 1/t। आई स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5t, 0 से साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? फिर 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, और ये हमारा हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा। ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 2 5 डिवाइड बाई आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2t। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और टी में 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई है तो 2 ओमेगा से साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 5 0 से, और वैल्यू पुट कर दें। आई नॉट स्क्वायर बाई टी कैपिटल टी माइनस 0। यहाँ पे 1/2 ओमेगा पहले कॉमन, वैल्यू पुट कर दो साइन 2 ओमेगा का वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई/टी, और टी का वैल्यू कैपिटल टी प्लस 2 5 माइनस साइन 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2। अब यहाँ पे देखोगे जरा ध्यान से, ये टी टी कट गया,
यहाँ पे ब्रैकेट में साइन 4 पाई प्लस 2 पाई है, और साइन 4 पाई प्लस 2 पाई साइन 2 पाई ही होगा, और यहाँ भी साइन 2 पाई है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा बनेगा I0² बाई 2t, इधर हो जाएगा सिर्फ t, बाकी सब 0 हो जाएगा। और यहाँ टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा I RMS² आएगा I0² बाई 2। अब यहाँ पे हम रूट लेंगे, तो हमारा IRMS का फॉर्मूला हो गया। एसी करंट के केस में आरएमएस का फॉर्मूला हमें याद रखना है I0 बाई, √2 और 1/√2 का वैल्यू 0.7। तो हमें रूट वाला ही वैल्यू याद रखेंगे, डेसिमल वाला। ये हमारा एसी करंट के लिए आरएमएस का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, करंट का एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय √2। ठीक है। यस सर। अभी हमारा यहाँ पे करंट का इक्वेशन हमने क्या लिया था, साइन I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे देखो फाइव पे डिपेंड नहीं किया, फाइव कैंसिल हो। अब नोट करके लिखो। सर अगर ये फंक्शन कॉस का होता है तो तब भी वैल्यू सेम आती तब है। भी यही मैं लिखाने जा रहा हूँ कि यदि करंट का इक्वेशन हमारे पास होता I0 cos ओमेगा टी प्लस फाइव, तब भी इंटीग्रेट करोगे तो सेम ही आएगा तुम्हारा, तभी IRMS का वैल्यू I0/√2 ही आएगा। नंबर 2, यदि हमारा करंट का इक्वेशन है I01 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये है I02 cos ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्या मैथमेटिक्स में इन ये जो पूरा इक्वेशन है आरएचएस में, इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ यस सर, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। √2 नहीं, यहाँ पे कोफिशिएंट I01 और I02 है, अच्छा, तो इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। I01 + I02 होल स्क्वायर I01² I02 √2। है। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको I01² I sin फाइव, यहाँ पे तो यदि तुम कॉस डेल्टा लोगे, ये अपने आप क्या बन जाएगा, साइन डेल्टा। साइन डेल्टा। हमारा पूरा इक्वेशन हो जाएगा I01² प्लस I02² हो जाएगा साइन साइन ओमेगा टी 5 प्लस प्लस फाइव प्लस डेल्टा। डेल्टा। तो अब ये हमारा वही इक्वेशन आ गया जो पहले था। यस सर। IRMS क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा I01² प्लस I02² डिवाइड बाय √2। यस सर। इसको हम लिख सकते हैं I01 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर I02 डिवाइड बाय।
फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा इस तरह से, I1 का RMS का स्क्वायर, 2 के RMS का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। यदि इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों का जो है ये ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव दोनों सेम ही होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग होंगे तो फिर नहीं बनेगा, फिर हमें ओके। बेसिक फॉर्म में इंटीग्रेट करके करना। ओके सर। नेक्स्ट नंबर 3, I इजकल टू है I01 प्लस I02 साइन ओमेगा टी प्लस। इसमें एक कांस्टेंट करंट है, दूसरा एसी करंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम इसको इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हो। ये फॉर्मूला आ जाएगा अंडर, जो कांस्टेंट करंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा, I01 का स्क्वायर, और जो सेकंड है एसी, उसका आरएमएस का स्क्वायर। इसका मतलब इसको ऐसे कर सकते, I01 स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा I02 स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है। यस इसको सर। जो बेसिक हमने इंटीग्रेशन वाला किया था, इसमें तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको किया हुआ है मैंने इसी क्लास में। इंटीग्रेशन में कर रखा होगा, हाँ। इसको हाँ। होल स्क्वायर करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ये चीज आ जाएगा। हाँ। ये 3 स्टैंडर्ड है जो कि हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई दूसरा फॉर्म आता है तो हमें उस फॉर्मूले का यूज करके लिख सकते हैं। ओके। यस सर। तो यहाँ पे हमारा ये एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट हुआ, उसी तरह से आरएमएस वैल्यू हो जाएगा एसी वोल्टेज, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा आरएमएस वैल्यू एसी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दूं, ई आरएमएस हो जाएगा अंडर रूट 1/t इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर। बाकी सारे कुछ उसी तरह से जैसे हमने किया था। यदि हमारा ई का वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, आरएमएस का वैल्यू वही हो जाएगा E0 बाई, बाकी जैसे वहां पे 3 केस लिए थे उसी तरह से सेम ही फॉर्मूला, सिर्फ सिंपल ही तो चेंज हुआ, आई की जगह पे ई हो गया। क्लियर। यस सर। तो आगे हम दो फॉर्मूला और डिराइव करेंगे, उसमें आरएमएस का वैल्यू यूज होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बनाने जा रहा हूँ एवरेज वैल्यू, ये सिर्फ प्रॉब्लम बनाने के लिए, इसका कहीं पे यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू एसी। ये एवरेज वैल्यू डिफाइन होता है चार्ज के टर्म्स में। तो एसी करंट के कारण जितना चार्ज फ्लो हुआ, एक कांस्टेंट करंट के कारण सेम टाइम में सेम चार्ज फ्लो करे, उस हम कांस्टेंट करंट को बोलेंगे एवरेज करंट। इट इज कांस्टेंट करंट ड्यू टू विच सेम अमाउंट ऑफ चार्ज
तो सेम टाइम as by AC in same circuit. पिछली बार हमने एनर्जी को इक्वल किया था, इस बार हम चार्ज को इक्वल करेंगे। चार्ज एसी के कारण, चार्ज डीसी के। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे तुम्हारा करंट जो है वेरिएबल है, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। T1 से T2 एसी आरएमएस वाले में ना वन टाइम पीरियड डिफाइन होता है, यहाँ पे कोई किसी भी टाइम इंटरवल में पूछ सकता है, और ये ठीक है। एक हमारा कांस्टेंट है, तो सिंपली करंट इनटू टाइम। तो जो कांस्टेंट करंट है डीसी में उसी को बोलते हैं हम एवरेज करंट। आई एवरेज हो जाएगा डिवाइड बाय T2 आई। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एसी करंट के कारण कंप्लीट साइकिल और हाफ साइकिल निकाल लेते हैं। बाकी क्वेश्चन जो भी जिस टाइम इंटरवल पूछेगा उसमें हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेट। और एसी करंट आई का वैल्यू हमने ले लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। अब देखो यहाँ पे मैं कंप्लीट साइकिल में निकालना चाहता हूँ, वन टाइम पीरियड में नहीं, क्योंकि देखो जो ग्राफ हमारा है, यदि हम ग्राफ बनाए यदि हम वन कंप्लीट वन टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, समझोगे, ये टाइम इंटरवल वन हुआ, ये हुआ वन टाइम पीरियड, वन यस कंप्लीट साइकिल। और यदि हम यहां से यहां करें, ये भी वन ही होगा, वन हुआ। लेकिन दोनों में एवरेज वैल्यू अलग लगाए। इसलिए इसमें ये भी डिपेंड करता है कि इनिशियल टाइम क्या है और फाइनल टाइम क्या है। सिर्फ टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे भी डिपेंड कर जाएगा कि टाइम स्टार्टिंग क्या है और एंड क्या है। ठीक है क्यों, सर। इसको ऐसे समझोगे, मान लो हाफ टाइम पीरियड में यदि मैं एक दूसरा डायग्राम बनाऊं, यदि मैं हाफ हाफ टाइम पीरियड में निकालना होता, यदि हाफ में निकालना होता और हम ये निकालते, ये भी हाफ है और दूसरा मैं डायग्राम ले लूं, ये भी हाफ है, तो इस वाले में एवरेज वैल्यू जो है ना जीरो आएगा, क्योंकि देखो करंट फ्लो किया पॉजिटिव और उसके बाद फ्लो किया नेगेटिव, तो जितना तो चार्ज गया उतना ही चार्ज वापस आ गया। शायद से एरिया ऑफ ग्राफ से देखते थे ना, मतलब ऐसा मैं एरिया ऑफ ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, हाँ आईडीटी। इसलिए तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ मैं, हम्म। ठीक है। तो समझाने के लिए मैं इसलिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ कि देखो ब्लू वाला हाफ टाइम पीरियड में लेंगे तो एवरेज वैल्यू जीरो आ जाएगा, लेकिन रेड वाला हाफ टाइम पीरियड में लोगे तो इसमें जीरो नहीं आएगा। हाँ। यस सर। आई बात समझ में। इसलिए टाइम कौन इनिशियल टाइम है क्या फाइनल टाइम है उस पर डिपेंड कर जाएगा एवरेज वैल्यू। जो आरएमएस वैल्यू डिपेंड नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसमें आई का स्क्वायर हम कर देते हैं, उसमें हम आई का स्क्वायर कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। हम्म। पॉजिटिव हो जाने के बाद कोई भी टाइम वन टाइम पीरियड में कहीं से भी स्टार्ट करोगे वैल्यू सेम ही आएगा, लेकिन इसमें सेम नहीं होगा। आई बात समझ में। यस तो सर। यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं इन हाफ, इन कंप्लीट साइकिल।
ए इन कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का मतलब ये वाला पार्ट हुआ, जीरो से ये पूरा वन कंप्लीट साइकिल। तो उसके लिए मुझे इनिशियल जो टाइम है वहां पे करंट का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे फाई का वैल्यू जीरो ले लेते हैं। ठीक है सर। आई बात समझ में? यस सर। तो हमारा करंट का इक्वेशन हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन कंप्लीट साइकिल में देखोगे तो हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव है, तो जीरो आना चाहिए, तो जीरो ही आ जाएगा। आई एवरेज हो जाएगा। अब हम इसको जीरो से टी ले सकते हैं। यदि फाई का वैल्यू जीरो नहीं लेते तो डिपेंड कर जाता कि हमें इनिशियल टाइम कौन सा लेना, फिर निकालना पड़ता। ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, और ओमेगा से डिवाइड कर। आई नॉट माइनस वन बाई ओमेगा टी पुट कर दो। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, जीरो पुट कर दो। अब यहाँ पे cos 2 पाई भी वन होता है, cos जीरो भी वन ही होता है। ये टोटल वैल्यू जीरो है। ठीक है। यस सर। ग्राफ से भी मैंने बता दिया जीरो ही आना चाहिए। यस सर। अब हाफ साइकिल में निकाल लेते हैं। 0 से t/2। हाँ, जीरो से t/2। इन हाफ। यहाँ पे अभी हमने फाई का वैल्यू जीरो ले लिया। करंट का वैल्यू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमारा आई एवरेज वन बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल t/4 हो गया। जीरो से t/4 तक इंटीग्रेट करेंगे। आई नॉट। साइकिल में t/2 नहीं होगा। हाँ, t/2। t/2। अब ये हो गया हमारा 2/t। आई नॉट बाहर, इंटीग्रेशन वही आ गया, -1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जीरो से t/, आई नॉट बाई टी -1/, कॉस ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी का वैल्यू t/2 माइनस कॉस टी। ये हो जाएगा 2 आई नॉट आई टी माइनस ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे कॉस पाई हो जाएगा। cos पाई cos 0 -2 हो जाएगा फिर। टी कैंसिल, 2 कैंसिल। 2i0/पाई आ जाएगा फिर। आई नॉट -1/पाई, ये हो जाएगा माइनस। हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 2 आई नॉट बाई।
बाकी किसी भी इंटरव्यू में पूछेगा तो इसी मेथड से हमें निकालना। यस सर। ठीक है, इसे प्रॉब्लम की तरह याद रखना है हमें, ना कि थ्योरी है, क्योंकि इसका कहीं भी यूज होता है। जिस टाइम कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एवरेज पूछ रहा है, इसका मतलब कंप्लीट साइकिल में नहीं, तो उसमें गिवन होगा टाइम इंटरवल। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करके हमें निकालना है। ठीक है, क्लियर। यस सर। इसी तरह से आप हमारा ए पे नोट करके वोल्टेज के लिए भी हो जाएगा। सिमिलरली वोल्टेज फॉर्मूला ये हो गया 1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे लिख सकते हो कंप्लीट साइकिल में 0 होगा और हाफ साइकिल में हो जाएगा 2 E नॉट बाई बाई, हो जाएगा कंप्लीट साइकिल। ये हो जाएगा इन। हाफ साइकिल। ठीक है, डन। यस सर। अब इस पे एक प्रॉब्लम है। हमारा करंट और टाइम का ग्राफ गिवन है। टाइम है सेकंड में, करंट है एम्पियर, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है। ये है 4 और ये भी है, और ये है। तुम्हें 0 से 4 सेकेंड निकालना है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों निकाल। फाइंड, पहले एवरेज भी कर लो, ये ज्यादा इजी है। फाइंड एवरेज एंड आई आरएमएस बिटवीन 0 to कैसे निकालोगे एवरेज करंट? पहले इसमें आई की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। आई का इक्वेशन क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल्स टू 4 - t। 4 माइनस आई एवरेज हो गया, और डिवाइड बाय 2 माइनस 0 से आई। आई को इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा क्या? माइनस टी स्क्वायर। तो 2 एम्पियर आ रहा है एवरेज।
माइनस, है ना। हम्म। इसको हम डायरेक्ट ग्राफ से ना, करंट और आई डी टी का मतलब होता है करंट और टाइम का ग्राफ का एरिया। तो एरिया एरिया अंडर। भी निकालते तो 8 आता, और 8 को 4 से डिवाइड करते तो 2 आता। लेकिन आरएमएस के लिए तो हमें इक्वेशन निकालना है। एरिया 8 थोड़ी ना आ रहा है। 8 ही आएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 16 आ रहा है एरिया तो। 60 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है अरे की आरएमएस के लिए। लेकिन हमें तो इक्वेशन करना ही। आरएमएस हो जाएगा 1 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, आई स्क्वायर टी, 1 बाई आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो 16 प्लस टी स्क्वायर माइनस 8। 16 प्लस टी स्क्वायर माइनस 0 टू। अब इसको इंटीग्रेट करवा रहे हैं। 16 टू बाई 3 माइनस 4। 16/3 एम्पियर आ रहा है। ये आई आर में से स्क्वायर है। अच्छा। तो हो जाएगा 16 इंटू 4 64, हो जाएगा 64 बाई 3 16 बाई 3। आई आर में इसका वैल्यू आ गया 4 बाई, ये आया। यस सर। इस तरह से कोई भी इक्वेशन गिवन हो या ग्राफ गिवन हो तो हमें इक्वेशन, आरएमएस के लिए तो हमें इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा। या फिर आई स्क्वायर टी का डायरेक्ट ग्राफ गिवन हो तब तो इजी है, तो फिर उसका भी एरिया निकाल लो। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि करंट स्क्वायर और टाइम का ग्राफ दे दे, उसके एरिया से हमें इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए, फिर हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, डन। यस सर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हमारा है फेज डायग्राम। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसी जो हर चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे ईएमआई जो हमने पढ़ा ना, उसका मेन जो टॉपिक था, और मैग्नेटिज्म का भी, कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसी में प्रॉब्लम होती है, वैल्यू तो फॉर्मूले से निकल जाता है। एसी के केस में क्या होता है, जनरली डीसी में क्या होगा कि यदि वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, और वोल्टेज को डिक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होगा। लेकिन एसी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। एसी के केस में जो हमने सोर्स अप्लाई किया है, यदि उसका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है कि जो रेसिस्टेंस है उसमें करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा हो। जब सोर्स का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, हो सकता है कि उसमें किसी रेसिस्टेंस में करंट इंक्रीज हो रहा हो। तो वोल्टेज का वेरिएशन और करंट के वेरिएशन में क्या रिलेशन है, उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसे बोलते हैं फेज डायग्राम। आई बात समझ में। यस सर। तो यहाँ पे यही एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है कि दोनों का वेरिएशन एक जैसा नहीं होता। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट रिप्रेजेंट ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट ग्राफिकली relationship between current and voltage variation.
वोल्टेज कैसे हम शो करेंगे देख, वोल्टेज का इक्वेशन गिवन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन गिवन है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा सेम ही होता है हमेशा, फाइव हो गया दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो ग्राफ में किस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे समझो। तो नहीं वैसे ही करेंगे ना जैसे हमने SHM में किया था। एसएचएम में दो का वेरिएशन बनाते थे कि एक का बनाते नहीं, एक का ही बनाया था वहां शायद थे? से। यहाँ पे दोनों का ना रिलेशन देखना है सब कुछ। इसमें देखो क्या करेंगे, है तो वही चीज, वोल्टेज का हमें बनाना है, तो जिसका भी हमें फेज डायग्राम बनाना हो उसका जो एम्पलीट्यूड है उसके लेंथ के इक्वल ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसका जो लेंथ है वो ई नॉट के इक्वल होगा, और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो उसके फेज के ये हो जाएगा। फिर करंट का बनाना है ओमेगा टी प्लस फाइव, हो गया आई नॉट, और ये टोटल ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये, ठीक है। यस सर। अब ये जो एरो है इसका जो वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन है हम्म। वो बताएगा कि उस समय उसका इंस्टैन्टेनियस वैल्यू क्या है, उस समय उसका वैल्यू क्या है। तो ई के लिए उसका वैल्यू देखोगे, कंपोनेंट निकालोगे, हम्म। हॉरिजॉन्टल के साथ है ओमेगा टी तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, वर्टिकल हो जाएगा हम्म। साइन। ये हो जाएगा हमारा ई नॉट साइन, ये हो गया ई का, और ये हो गया हमारा करंट का वैल्यू आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे करंट और वोल्टेज का, जो उसका एम्पलीट्यूड है उस लेंथ के इक्वल एक एरो डायग्राम एरो बनाएंगे, और उस एरो को बोलते हैं फेजर, हम्म। और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, उसके फेज के। दोनों या तो साइन होना चाहिए या दोनों कॉस होना चाहिए, में ध्यान रखना। जनरली साइन बनाएंगे तभी हमारा वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है ओके, सर। यदि यस। दोनों कॉस होगा तो फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, ओके। इसलिए जनरली हम फॉर्मूला साइन के टर्म्स में लिखेंगे। और इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि देखो जब टाइम इंक्रीज होगा तो जो हॉरिजॉन्टल एक्स के साथ एंगल है वो इंक्रीज होगा ना हमारा। जब टाइम इंक्रीज होगा तो ओमेगा टी इंक्रीज होगा, ओमेगा टी इंक्रीज होने का मतलब एंगल इंक्रीज होगा, मतलब ई नॉट जो है रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आई नॉट भी रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आई नॉट जो है वो पहले वर्टिकल हो जाएगा, और ई नॉट का वैल्यू अभी मैक्सिमम नहीं है, लेकिन आई नॉट वर्टिकल हो गया मतलब उसका वैल्यू मैक्सिमम हो गया। अच्छा। यहाँ पे हम कहेंगे कि जो करंट है वो वोल्टेज को लीड कर रहा आगे है फाइव फेज से। ये तो जो डायग्राम बनाया इसमें यदि हम फाइव को पॉजिटिव ले तो इस डायग्राम में हम कहेंगे कि जो करंट है वो वोल्टेज से आगे है, करंट लीड द वोल्टेज बाय फेज फाइव, या फिर जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे है, वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय फेज फाइव। दोनों ये लिखेंगे हम यहाँ, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस डायग्राम में।
current lead voltage by phi, या फिर हम लिखेंगे वोल्टेज लैग बिहाइंड current by phase। ठीक है, डन। यस सर। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक था, तो हमें पढ़ना क्या है इसमें नेक्स्ट क्लास में कि जो एसी वोल्टेज है उससे पहले हम सिर्फ एक रेसिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। सर्किट में सिर्फ एक सिंगल रेसिस्टेंस होगा, तो हम देखेंगे करंट किस तरह से फ्लो करता है और उसके वोल्टेज, उस करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। फिर हम एसी वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे एक कैपेसिटर से, उसमें भी देखेंगे क्या रिलेशन है करंट और वोल्टेज में। फिर एसी वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे एक क्वाइल से, इसमें देखेंगे करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। फिर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, उसमें देखेंगे क्या रिलेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हमारा यही है। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, हमारा पूरे चैप्टर को समझने के लिए। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर।